शुरू करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न पे आ जाइए, एकदम सीधे टू द पॉइंट, सीधे प्रश्न पे आते हैं। तो पहला प्रश्न है, बड़ा मजे का प्रश्न है कि विश्व की रोटी का कटोरा किसे कहते हैं? विश्व की रोटी का कटोरा किसे कहते हैं? ये क्या चल चमक क्या रहा भाई? विश्व की रोटी का कटोरा किसे कहते हैं? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है ब्राजील, ऑप्शन है आपका यूक्रेन, ऑप्शन है जंजीबार और ऑप्शन है साओ पालो। ब्राजील, यूक्रेन, जंजीबार और साओ पालो। बताइए कि विश्व में जो है रोटी का कटोरा किसे कहते हैं? देखिए विश्व में रोटी का कटोरा कहते हैं यूक्रेन को, है ना। अभी जो है यूक्रेन और रूस के बीच में क्या चल रहा है? युद्ध चल रहा है भैया, ठीक है। तो अच्छा, यूक्रेन के जो अभी राष्ट्रपति हैं वो कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की, और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक। अगला प्रश्न पे आइए कि कोयला का जलना किसका उदाहरण है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि कोयला का जलना किसका उदाहरण है? ये कोयला का जलना किसका उदाहरण है? ऑप्शन एक में है रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में, बी है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ऑप्शन सी है कि विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, और ऑप्शन डी है उष्मा ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने की जो क्रिया है वो कोयले के जलने के उपरांत प्राप्त होती है। तो बताइए कि कोयला का जलना, तो देखिए कोयला का जलना जो है वो रासायनिक ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में बदलने की क्रिया है। ये जब कोयला जो है एक रासायनिक प्रक्रिया से निर्मित जो पदार्थ है, और कोयले के 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। याद रखिएगा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। सबसे उत्तम जो कोटि का जो कोयला होता है वो होता है एंथ्रासाइट कोयला, और उसके बाद बिटुमिनस कोयला को, बस उसके बाद लिग्नाइट कोयला, और उसके बाद पीट कोयला। पीट कोयला जो है सबसे घटिया किस्म का, सबसे खराब प्रकार के कोयला होता है पीट। अगला प्रश्न पे आइए, कहता है कि सरगैसो सागर कहाँ स्थित है? सरगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है दक्षिण अटलांटिक महासागर, ऑप्शन बी में है उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर, और ऑप्शन डी है हिंद महासागर। तो सरगैसो सागर कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी। देखिए सरगैसो सागर जो है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है, लेकिन किस प्रकार की, मतलब कौन अटलांटिक महासागर में, उत्तर में कि दक्षिण में? तो सरगैसो सागर जो है वो आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में दिख जाएगा। सरगैसो सागर इसलिए इसका सरगैसो सागर नाम पड़ा है क्योंकि यहाँ पर सरगैसम नामक घास पाया जाता है, और काफी जटिल घास होता है। सरगैसो सागर जो है यहीं पे बरमूडा ट्रायंगल भी है, ठीक। तो याद रखिएगा, यानी कि बरमूडा ट्रायंगल जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न पे आइए, तो कहता है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अगला जो प्रश्न है कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? एस्ट्रोमीटर, केस्कोग्राफ, एक्टिनोमीटर, बैरोमीटर। तो याद रखिए कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए एक्टिनोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है कि पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ है? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ है? देखिए सिखों के 10 गुरु हैं, यानी कि जो सिख समुदाय के जो लोग हैं इनके 10 गुरु हैं, 10 गुरु हैं। और इसमें जो 10वें गुरु हैं वो हैं कौन? गुरु गोविंद सिंह। इनका जो जन्म है वो पटना साहिब में हुआ है, पटना साहिब में हुआ है। और इनका जो जन्म है वो हुआ था 1666 ईस्वी को मेरे हिसाब से, 1660 को, 1666 या 60 को, ऐसे ही एग्जैक्टली मैं डेट भूल गया भाई। और इनकी जो मृत्यु हुई वो 1708 को ही है, और 1707 को मृत्यु हुआ है औरंगजेब का। 1708 को गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई है। और जो है आप देखिए कि
जो गुरु गोविंद सिंह है उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, और गुरु गोविंद सिंह ने 5 ककार की बात करी है। 5 ककार, कच्छा, कड़ा, कंघा, कृपान और केस। पंच ककार की जो कॉन्सेप्ट है वो गुरु गोविंद सिंह का दिया हुआ है, कच्छा, कड़ा, कृपान, कंघा और केस। ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार से एक प्रश्न पूछते हैं कि पंचमकार है ना किस समुदाय से रिलेटेड है? पंचमकार और पंचककार, यहाँ पे कंफ्यूज मत कीजिएगा। पंचमकार जो है वो है नाथ पंथ से, पंचमकार नाथ पंथ से है ना, और पंचककार जो है वो सिख पंथ से रिलेटेड है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो प्रश्न है कि मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणीय राज्य कौन है? मखाना की खेती के लिए देश का अग्रणीय राज्य कौन है? सबसे अधिक मात्रा में मखाना की खेती किस राज्य में होती है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन है कि पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है केरला। तो मखाना की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? देखिए, मखाना की खेती सबसे अधिक होता है कहाँ? बिहार में। और बिहार के जो है मिथिला मखाना है ना, मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला हुआ है मिथिला मखाना का। भारत के लगभग 90% से अधिक मखाना जो है बिहार में ही उत्पादित होती है। अगला प्रश्न है हाँ कि थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिसे प्रभावित होता है। थैलेसीमिया जो है एक आनुवांशिक रोग है जिससे क्या प्रभावित होता है? इसका संबंध किससे है? रक्त से है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी फेफड़े से, ऑप्शन सी हृदय से और ऑप्शन डी गुर्दा से यानी किडनी से। तो थैलेसीमिया जो है एक प्रकार का आनुवांशिक बीमारी है ना, वो किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, इसका संबंध किससे है? रक्त से है। अगला प्रश्न है कि विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन है? विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन है? तो ऑप्शन एक है फिलीपींस, ऑप्शन बी है जॉर्डन, ऑप्शन सी है इजराइल और ऑप्शन डी है कुवैत। तो बताइएगा कि विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन है? देखिए, बहुत आसान प्रश्न है, इस बार उम्मीद है कि एग्जाम में बहुत जरूरी है कि पूछेगा भी। तो यह है इजराइल। इजराइल एकमात्र यहूदी देश है जो मतलब आप देख सकते हैं कि ये भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित है। और इजराइल के अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो है बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक। और इजराइल और हमास के बीच में अभी युद्ध चल रहा है, तो मतलब आम घटना है। अब अगला प्रश्न में आते हैं कि हाँ, सबसे उत्तम पुरुषार्थ कौन सा है? सबसे उत्तम पुरुषार्थ, देखिए इतिहास में यानी कि हमारे पुराणों ग्रंथों में पुरुषार्थों की संख्या 4 बताई गई है, विवाह की संख्या 8 बताई गई है, संस्कार की संख्या 16 बताई गई है ना। तो उसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो आश्रम है वो 4 हैं, आश्रम 4, पुरुषार्थ 4, विवाह 8, संस्कार 16 है ना। तो याद रखिए कि सबसे उत्तम जो पुरुषार्थ है वो है धर्म, है ना। अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष जो है 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, इसमें सबसे उत्तम पुरुषार्थ जो है वो धर्म है। ठीक। अगला प्रश्न आइए। अब कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल और केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? देखिए, मौलिक अधिकार जो है ना, वो भाग किसमें है? भाग संविधान के भाग 3 में है। चलिए, अब मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर के 36 तक, टोटल अनुच्छेदों की संख्या 23 है, समझ गए। और मौलिक अधिकार में जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है वो 5 मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है। वो कौन कौन है? वो है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15-16, अनुच्छेद 19, 15-16, 19, 29 और 30। ये जो है 5 जो मौलिक अधिकार है वो केवल भारतीयों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है। तो इसमें अनुच्छेद ए जो है सही आंसर आपका हो जाएगा कि 15 केवल भारतीयों को प्राप्त है। बाकी जो है अन्य नागरिकों को प्राप्त है। अन्य नागरिकों से मतलब यह है कि कोई विदेशी हमारे के यहाँ आता है, कोई जो हमारे के यहाँ राजनयिक हैं, उनको भी कुछ अधिकार दिए गए हैं मौलिक अधिकार में। तो ये आप याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि हाँ, प्रवाल भित्ति निम्नलिखित में से पाई जाती है कहाँ? प्रवाल भित्ति है ना, जिसको हम कहते हैं कोरल, कोरल जो है वो कहाँ पाई जाती है? अब ऑप्शन है एक में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन बी है मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन सी है लक्षद्वीप में और ऑप्शन डी है एक से अधिक में। तो प्रवाल भित्ति जो है वो पाई जाती है इन तीनों में, यानी कि डी ऑप्शन सही है, एक से अधिक में। प्रवाल भित्ति का सबसे बड़ा जो पहाड़ है इसको कहते हैं बैरियर, ग्रेट बैरियर रिफ्ट जो है प्रवालों से निर्मित एक जो बैरियर है वो कहाँ है? वो ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कहाँ? तो उत्तर
और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के एक मुहाने पर है। इस तरीके से उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के जो क्षेत्र है वहां पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ, जिसकी जो लंबाई है लगभग 1900 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा। और भारत में जो लक्षद्वीप है वो प्रवाल से निर्मित द्वीप है, और ऐसे जो मन्नार की खाड़ी में भी प्रवाल पाए जाते हैं, और अंडमान निकोबार में भी प्रवाल पाए जाते हैं, और लक्षद्वीप में तो पाए ही जाते हैं। और दूसरा कि प्रवाल को, है ना, प्रवाल को समुद्र का यानी कि समुद्री बायोडाइवर्सिटी का यानी मरीन बायोडाइवर्सिटी का इंडिकेटर कहा जाता है, कि जहां पर अगर हेल्दी शैवाल है, हेल्दी प्रवाल है, यानी कि रंग बिरंगे प्रवाल हैं, वहां पर समुद्र के जो बायोडाइवर्सिटी है वो अच्छे माने जाते हैं, है ना। और अगर प्रवाल एक प्रकार का एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर प्रवाल मर जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाता है, इसका कलर हो जाता है व्हाइट एंड ब्लैक, समझ गए। अगले प्रश्न पे आइए कि जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वो कहां है, किस राज्य में स्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन ए है कि राजस्थान में है, ऑप्शन बी गुजरात में है, ऑप्शन सी बंगाल में है, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो बक्सा टाइगर रिजर्व जो है वो आपको पश्चिम बंगाल में दिख जाएगा। अगला प्रश्न कि बायोडीजल बनाने के लिए किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। बायोडीजल बनाने के लिए किस प्रकार के वनस्पति का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी है रतनजोत, ऑप्शन सी है चावल, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। देखिए पहले जो है अक्सर किताबों में लिखा जाता था कि रतनजोत से बायोडीजल बनता है, लेकिन वर्तमान के टेक्नोलॉजिकल इन्हांसमेंट के कारण वर्तमान में ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके कारण जो है वो सारी चीज़ों से बायोडीजल बनता है। तो याद रखिए कि सभी हो जाएंगे आंसर। अगला प्रश्न है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। भारत में जो है जब लोकसभा और राज्यसभा एक किसी भी कानून पर एक मत न हो तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो संयुक्त बैठक बुलाने की जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 108 में वर्णित है, और संयुक्त बैठक जो है वो बुलाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है, लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने का अधिकार जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनका है। लेकिन ये जो प्रक्रिया है वो भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में बहुत सारे देशों के संविधान से कुछ न कुछ लिया गया है। जैसे मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, उसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। तो संविधान में संयुक्त बैठक की जो प्रक्रिया का जो ये है प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए के आधार पर आप ये आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया है। तड़ित चालक, देखिए वो फिजिक्स वाला तड़ित चालक ही नहीं है, इतिहास वाला तड़ित चालक है, ठीक। तो तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया है। ऑप्शन ए है लाल लाजपत राय, ऑप्शन बी है जीके गोखले, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता, और ऑप्शन डी है एमजी रानाडे। तो तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया है। देखिए तड़ित चालक जो है का सिद्धांत आया है कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में। कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में देखिएगा कि ये जो कांग्रेस है, थोड़ा राइटिंग खराब है भाई, कांग्रेस है, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, और इसी के संदर्भ में दो सिद्धांत आए हैं, एक है तड़ित चालक और एक है सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत। तो तड़ित चालक का सिद्धांत किसने दिया है, तो याद रखिएगा कि जो तड़ित चालक का सिद्धांत है वो दिया है आपका, क्या बोल रहे हैं आप, तड़ित चालक का सिद्धांत जो है वो दिया है जीके गोखले ने, और सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत है वो दिया है आपका लाल लाजपत राय ने। तो एक प्रश्न याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न है कि कब्रगाह R37 कहां से प्राप्त हुआ है। कब्रगाह R37 कहां से प्राप्त हुआ है, यह प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का। ऑप्शन एक है हड़प्पा से, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन सी है लोथल से, और ऑप्शन डी है कालीबंगा से। तो बताइएगा कि जो कब्रगाह R37 है वो कहां से प्राप्त हुआ है। देखिए R37 कब्रगाह प्राप्त हुआ है हड़प्पा से, और हड़प्पा कहाँ है, वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसकी खोज किसने किया था, तो इसकी खोज 1921 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने जॉन मार्शल की अध्यक्षता में की थी। तो ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए है पूना में, ऑप्शन बी है बंबई में, ऑप्शन सी है सूरत में, ऑप्शन डी है गांधीनगर में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए ये तो सबको पता है, अधिकांश लोगों को पता है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लेकिन पहले पूना में होना था, लेकिन पूना में प्लेग फैल गया, तो फिर जो है प्लेग फैलने के कारण इस जगह बदल के कर दिया कहाँ? बंबई कर दिया गया। तो बंबई में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी, संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी। कहाँ? तो बंबई में। इसके संस्थापना में 72 लोगों ने भाग लिया था और इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी और इसके सचिव जो बने थे वो थे A.O. ह्यूम, जो एक ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर हुआ करता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उज्जैन किस नदी के किनारे है? निम्नलिखित में उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे है? उज्जैन किस नदी के किनारे है? ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है ताप्ती, ऑप्शन सी है क्षिप्रा। तो बताइएगा कि उज्जैन जो है वो किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन जो है वो है, उज्जैन में जानते हैं कि जो हमारा उज्जैन है वो बहुत धार्मिक स्थल है, बड़ा धार्मिक स्थल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उज्जैन में महाकाल मंदिर है, महाकाल मंदिर है। अच्छा, महाकाल मंदिर का संबंध किससे है? तो भगवान शंकर से है, भगवान शिव से है। और जो उज्जैन है वो क्षिप्रा नदी के किनारे है, क्षिप्रा नदी का। यहाँ पर हर 3 साल के अंदर में क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है, कुंभ का मेला। अच्छा, अब जो है कुंभ के मेले 4 जगह लगते हैं। कहाँ? एक लगता है उज्जैन में, दूसरा लगता है हरिद्वार में, हरिद्वार किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे, याद रखिएगा ये गंगा नदी के किनारे है। और एक लगता है प्रयागराज, ये गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे लगता है। और एक लगता है नासिक में, नासिक गोदावरी नदी के किनारे है। तो 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? वर्तमान में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो वर्तमान में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है जी? जल्दी कमेंट कीजिए। देखिए कोयला तो 4 प्रकार का होता ही है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट और लिग्नाइट। और सबसे बेहतर कोयला एंथ्रासाइट होता है, सबसे खराब कोयला पीट होता है। ठीक है, तो सब दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में जो कोयले का उत्पादन करता है वो करता है चीन, और दूसरे नंबर पर करता है US यानी कि अमेरिका, और तीसरे नंबर पर कौन करता है भाई? तो देखिए तीसरे नंबर पर ऐसे, क्या आवाज का दिक्कत? नहीं, आवाज कहाँ रहा भाई? हाँ, तो ये जो है 1 नंबर पे चीन करता है, ठीक है, दूसरे नंबर पर US करता है। अगला प्रश्न पे आइए कि पानीपत के कौन सा युद्ध में मराठों की हार हुई थी? पानीपत के कौन से युद्ध में मराठों की हार हुई थी? पानीपत के कौन से युद्ध में मराठों की हार हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो बताइए कि पानीपत के कितने युद्ध हुए? पानीपत के 3 युद्ध है ना। प्रथम पानीपत, ये जो पानीपत है, प्रथम पानीपत जो है वो हुआ था 1526। कौन? बाबर प्लस इब्राहिम लोदी। दूसरा पानीपत 1556। कौन? अकबर और हेमू। लेकिन याद रखिए अकबर की तरफ से जो मेन लड़ने वालों में से थे कौन था? बैरम खान था, बैरम खान। अगर अकबर नहीं रहे भैया तो बैरम खान मार दीजिएगा। तृतीय हुआ था कौन? तो अहमद शाह अब्दाली प्लस मराठे। और मराठे का जो नेतृत्व किया था किसने? तो इसका किया था सदाशिव राव भाव और विश्वास राव ने किया था। ये हुआ था कब? तो 1561 में। ठीक, आगे प्रश्न चलिए, पर नहीं 1661 में। हाँ, आगे प्रश्न आइए। देखिए कि रामसर सम्मेलन कब हुआ था? रामसर सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन है कि 1976, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1854 और ऑप्शन डी है
92 यानी कि 1992। देखिए रामसर सम्मेलन जो है 1971 में हुआ था। कहाँ हुआ था? ईरान में। ईरान में रामसर सम्मेलन हुआ था। कब? जो रामसर सम्मेलन है वो हुआ था 2 फरवरी, हाँ 2 फरवरी 2 फेब 1971 को हुआ था और ये लागू हुआ था 1975 से। और भारत में भी जो कुल रामसर साइट हैं वो है 49, ठीक है, 49 रामसर साइट हैं। और रामसर साइट जो है किसको कहा जाता है? जो दलदली इलाका है, जो जलमग्न इलाका है, जो तालाब है, नहर है, जहाँ पानी ठहरता है, जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत अधिक होती है, उसको हम रामसर साइट में, दलदली इलाके को हम रामसर साइट में काउंट करते हैं। अगला प्रश्न पे आइए। कहता है कि उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट है? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट है? जुआन डी फुका प्लेट, कोकोस प्लेट, नाक्सा प्लेट या कैरेबियन प्लेट? तो याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका से जो लगा प्लेट है वो है जुआन डी फुका प्लेट। जुआन डी फुका प्लेट उत्तरी अमेरिका से लगा हुआ है ना। और कैरेबियन प्लेट भी उत्तरी अमेरिका प्लस दक्षिण अमेरिका से लगा हुआ है, ठीक, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कहता है कि प्रवाल विरंजन का मुख्य कारण क्या है? प्रवाल विरंजन का मतलब क्या होता है? प्रवाल विरंजन का, अच्छा प्रवाल तो समझते हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश में कोरल, तो विरंजन का मतलब होता है कोरल का ब्लीचिंग, है ना। प्रवाल विरंजन का मतलब होता है कोरल ब्लीचिंग, यानी कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कोरल का मर जाना। तो कोरल क्यों मरता है, यानी कि प्रवाल विरंजन क्यों होता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन 1 है अम्ल वर्षा के कारण, ऑप्शन बी है एल नीनो के कारण, और ऑप्शन सी है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और ऑप्शन डी है इनमें से एक से अधिक। तो प्रवाल विरंजन की जो क्रिया होती है वो एक से अधिक यानी कि तीनों क्रिया के कारण होता है, ठीक। अगर प्रवाल जो है, प्रवाल समुद्र में रहता है, वहाँ उसके लिए एक सलाइन वाटर एक अमाउंट में होना चाहिए। अगर वहाँ फ्रेश वाटर दे देंगे, यानी मीठा जल प्रवाहित हो जाएगी, तो वो भी प्रवाल के लिए सुटेबल नहीं होता। और एकदम गंदा जल भी आ जाएगा, वो भी प्रवाल के लिए सुटेबल नहीं होता। अच्छा, अम्ल वर्षा में अम्ल की वर्षा होगी, वो भी प्रवाल के लिए सुटेबल नहीं होगा। और एल नीनो के कारण समुद्र की धाराएं गर्म हो जाती है, तो ये भी प्रवाल के लिए सुटेबल नहीं होता है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण और भी समुद्र में कई सारे चेंजेस होते हैं, ये भी प्रवाल के लिए सुटेबल नहीं होता है। तो प्रवाल जो है एक नॉर्मल कंडीशन में, यानी कि जो अगर जो मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी कि समुद्री जैव विविधता अगर हेल्दी है, बढ़िया है, वहीं पर प्रवाल पनपते हैं, प्रवाल अच्छे होते हैं, और प्रवाल को समुद्र का इंडिकेटर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है कि राजनीतिक दल बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? राजनीतिक दल जो है वो किस अनुच्छेद में आप बना सकते हैं? तो अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 16 में राजनीतिक दल किस अनुच्छेद में बना सकते हैं, बताइएगा। देखिए राजनीतिक दल बनाने का अधिकार जो है वो आपको दिया गया है किस में? तो अनुच्छेद 21 में। आगे अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है गफ्फार खान, ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, और ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी। तो बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर है डी ऑप्शन, बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इस समय जो अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी। 86 में कौन थे? 86 में थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और 1887 में कौन थे? तो ये थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी यही थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और 1888 में कौन थे? तो ये थे प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल, है ना। और 1889 में कौन थे? तो एक और जो ब्रिटिश थे उनका नाम था विलियम बेडरवर्न, विलियम बेडरवर्न। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा कि ये बार बार पूछता है। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा को किस ब्रिटिश अधिकारी ने अवैध घोषित किया था? तो सती प्रथा को किस ब्रिटिश अधिकारी ने अवैध घोषित किया था, बताइएगा जरा। ऑप्शन में है आपका कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है वॉरेन हेस्टिंग्स, और सी है लॉर्ड डलहौजी, और डी है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया था? देखिए सती प्रथा को अवैध घोषित करने का काम जो है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में किया था,
ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो कार्यकाल है 1828 से लेकर के 1800 जो है 1828 से लेकर के मेरे हिसाब से 1834 तक रहा था। और इसने जो है सती प्रथा का अंत किया था, इसने जो है ठगी प्रथा का अंत किया था, इसने बाल हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसने दास व्यवस्था पर प्रतिबंध लगा दिया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक जब मद्रास का गवर्नर हुआ करता था, है ना, मद्रास का जब गवर्नर हुआ करता था उस समय जातीय चिन्ह लगाने के कारण मद्रास में विद्रोह हो गया था 1806 ईस्वी में। तो ये भी कई बार पूछते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि संविधान में लिखित 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अच्छा, ये बताइए कि संविधान में जो 22 भाषा का उल्लेख किया गया है उसमें जानते हैं राजस्थानी नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, ठीक है, बाकी और भी चीजें हैं। याद रखिए कि किसमें है, तो छठी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में और 9वीं अनुसूची में किसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है? तो आसान प्रश्न है कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अच्छा, सबसे नई भाषा जो जोड़ी गई है वो कौन सा है? देखिए, सबसे नई भाषा जोड़ी गई संविधान में 2014 में उड़िया को जोड़ा गया है सबसे नई भाषा के रूप में। अभी जो है भोजपुरी को जोड़ने की बात चल रही है लेकिन अभी जोड़ नहीं पाया है। जब भोजपुरी जुड़ जाएगा तो 23 भाषा हो जाएगा। अच्छा, भाषाएं जो है जो 6 है वो हमारे जो है शास्त्रीय भाषा है। 6 जो भाषाएं हैं वो शास्त्रीय भाषा। जैसे शास्त्रीय भाषा में कौन कौन शामिल है? तो एक है तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिसी, उड़िया भाषा, सॉरी उड़िया। ये 6 भाषाएं जो है शास्त्रीय भाषाएं हैं, इसको संविधान में शामिल किया गया है। तो ये याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न कहता है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है? बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है वो तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी है? अरबी भाषा में, उर्दू में, फारसी में, इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। बताइए कि बाबर ने अपनी आत्मकथा जो तुजुके बाबरी है वो किस भाषा में लिखी है? तो उसको लिखा है इनमें से कोई नहीं, यानी कि तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आरबीआई, निम्नलिखित में से आरबीआई इस संबंध में सत्य कथन, आरबीआई के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। जो आरबीआई है ना, हमारा जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? ऑप्शन 1 है कि यह बैंकों का बैंक है। ऑप्शन बी है वाणिज्यिक बैंक को निर्देश देता है। ऑप्शन सी है सरकार का बैंक होता है। और डी ऑप्शन है एक से अधिक। तो बताइएगा कि जो आरबीआई है इसके संदर्भ में सत्य कथन क्या है? आरबीआई के संदर्भ में सत्य कथन क्या है बताइए? देखिए, इसके जो है बारे में सत्य कथन डी है, यानी कि ये तीनों सही है। अच्छा, आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1935 में, ठीक। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इसके पहले कौन थे? उर्जित पटेल। उसके पहले कौन थे? रघुराम राजन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन गोपुरम का संबंध, निम्नलिखित में से गोपुरम का संबंध किससे है? गोपुरम, ये बहुत बार पूछता भाई, गोपुरम, है ना। निम्नलिखित में से गोपुरम का संबंध किससे है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, गोपुरम। देखिए, ऑप्शन में आता है चर्च से, गुरुद्वारा से, बौद्ध विहार से या मंदिर से। तो गोपुरम का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा कि गोपुरम का संबंध मंदिर से है, ठीक है, मंदिर से। यानी कि अगर मान लीजिए कि ये मंदिर है, खास करके मध्यकाल में और प्राचीन काल में ये मंदिर हुआ करते थे ना, तो मंदिर के चारों तरफ से हाथे होते थे, यानी कि बाउंड्री होता था, है ना। तो बाउंड्री जो है धीरे धीरे करके बाउंड्री बड़ा हो गया और इसमें जो है मकान बनने लगे, इसमें बहुत से बाउंड्री के अंदर में बाजार बन गए, तो मंदिर जो है दिखाई नहीं पड़ता था दूर से। इसीलिए मंदिर में जाने का जो दरवाजा होता था, यानी कि बाउंड्री का जो दरवाजा होता था ना, इसको बहुत ऊंचा कर दिया गया और अलंकृत कर दिया गया, यानी कि इसको जो है बहुत सारी चित्रकारी कलाकारी कर दिया गया। तो ये हो गया गोपुरम। अच्छा, एक और होता है जो बौद्ध विहार, सॉरी, जो बौद्ध स्तूप होते हैं ना, वहां पर उसके जो हाथे होते हैं, उसके जो बाउंड्री होते हैं ना, उसके बाउंड्री के प्रवेश द्वार को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं तोरण द्वार। बौद्ध जो है स्तूप होते हैं ना, उसके जो द्वार होते हैं उसको कहते हैं तोरण द्वार, तोरण द्वार, ठीक। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? बहुत मजेदार का प्रश्न भाई। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि हैं भाई? तो प्रश्न है, ऑप्शन में है कि फिरोज शाह तुगलक,
ऑप्शन बी है अलादीन खिलजी, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी और ऑप्शन डी है अकबर। तो ये है क्या कहते हैं अमीर खुसरो हैं वो किसके दरबारी कवि हैं। तो देखिए अमीर खुसरो जो है वो दरबारी कवि हैं किसके, तो ये हैं आपको जो है अलादीन खिलजी के। अमीर खुसरो जो है ना, इनको तूतीय हिंद कहा जाता है। अमीर खुसरो को तबला का और बीना का जो है इनको ये कहा जाता है कि निर्माण करता है ये। और अलादीन खिलजी नहीं सॉरी अलादीन खिलजी नहीं भाई, ये है फिरोज शाह तुगलक, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये फिरोज शाह तुगलक के दरबार में है। ये जो है अमीर खुसरो जो है वो नहीं फिरोज नहीं, अलादीन खिलजी के दरबार में है। हाँ, अलादीन खिलजी के दरबार में है, बलबन के दरबार में है। और अलादीन खिलजी का जो चाचा है जो जलालुद्दीन खिलजी, उसके दरबार में है ये तीन जो शासक हैं मध्यकाल के, इसके दरबार में है ये अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं उसमें है आसिका, उसमें है नूह सिपिहर, उसमें है देवल देवी खिरज खां, और इस प्रकार की अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करता है। चुंबकीय जो सुई होता है ना, वो किस प्रकार किस दिशा में संकेत करता है। ऑप्शन ए है उत्तर दिशा में, ऑप्शन बी है पूर्व दिशा में, ऑप्शन सी है पश्चिम दिशा में, और ऑप्शन डी है आकाश की ओर। तो ये जो चुंबकीय सुई है वो उत्तर दिशा में संकेत करता है। अगला प्रश्न है कि मानव खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक किस काल में बना। मानव जो है वो खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक किस काल में बना है। देखिए खाद्य संग्राहक बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। खाद्य संग्राहक का मतलब होता है कि जब मानव जो है शिकार कर रहा है या फिर फल और सब्जी को तोड़ करके जमा कर रहा है, तब तक मानव खाद्य संग्राहक की श्रेणी में है। खाद्य उत्पादक की श्रेणी में मानव तब पहुंचेगा जब अपने हाथों से कृषि करेगा, अपने हाथों से कोई भी पौधा को रोप करके उसको उत्पादित करेगा और उसे जो फसल होगी उसको उपभोग करेगा, तब मानव खाद्य उत्पादक की श्रेणी में आएगा। तब जब तक ऐसा नहीं करेगा तब तक मानव खाद्य संग्राहक की श्रेणी में है। याद रखिएगा कि मानव के द्वारा शिकार करना खाद्य संग्रहण की श्रेणी में आता है। तो देखिए कि हाँ, खाद्य उत्पादक की श्रेणी में कब बना, तो मानव जो खाद्य उत्पादक श्रेणी में आता है नवपाषाण काल में। देखिए ऑप्शन है पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो मानव जो है खाद्य उत्पादक की श्रेणी में आता है नवपाषाण काल में, क्योंकि नवपाषाण काल में कृषि का विकास हो गया था। और एक प्रश्न याद रखिएगा कि कृषि का विकास महिलाओं ने किया था। अगला प्रश्न कि पशुपालन का प्रारंभ कब से माना जाता है। पशुपालन का जो प्रारंभ है वो कब से माना जाता है। पशुपालन का जो प्रारंभ है वो कब से माना जाता है। पूरा पाषाण काल से, हड़प्पा सभ्यता से, नवपाषाण काल से और मध्य पाषाण काल से। तो पशुपालन का जो प्रमाण है वो माना जाता है नवपाषाण काल से। अगला प्रश्न है कि रावी नदी और ब्यास नदी के बीच कौन सा दोआब स्थित है। रावी नदी और ब्यास नदी के बीच कौन सा दोआब स्थित है। तो बताइएगा कि रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में कौन सा दोआब स्थित है। तो देखिए ऑप्शन है कि रेचना दोआब, ऑप्शन बी में है बारी दोआब, ऑप्शन सी में बिच दोआब, ऑप्शन डी में चेज दोआब। तो रावी और ब्यास के बीच में है कौन दोआब, तो इसके बीच में है बारी दोआब। ठीक। अगला प्रश्न है, अगला है कि हिंद महासागर और लाल सागर के बीच में कौन सा जल संधि है। देखिए जल संधि का मतलब क्या होता है कि दो जल क्षेत्र को जोड़ने वाले जो क्षेत्र होते हैं, जो जोड़ने वाले जो जल क्षेत्र होते हैं उसको हम जल संधि बोलते हैं। जैसे कि भूमध्य सागर को अटलांटिक जोड़ता है जिब्राल्टर जल संधि, उसी प्रकार से लाल सागर को भूमध्य सागर जोड़ता है स्वेज नहर, उसी प्रकार से जो ये है भारत और जो इसको श्रीलंका को जोड़ता है पाक जल संधि, अंटार्कटिक और पैसिफिक को जोड़ता है बेरिंग जल संधि। तो उसी प्रकार से आप देखिए कि जो है हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ता है कौन, तो ऑप्शन एक है जिब्राल्टर, ऑप्शन बी है बाबल मंद, ऑप्शन सी है मलक्का और ऑप्शन डी है होर्मुज। तो इसको जोड़ने वाला जो ये है जल संधि उसका नाम है बाबल मंद जल संधि। अगला प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के समय राष्ट्रीय
कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत जब स्वतंत्र हो रहा था 1947 में, उस समय भारत के जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है नेहरू, ऑप्शन बी है जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है मौलाना आजाद। तो बताइएगा कि कौन थे? तो सिंपल सा ऑप्शन है कि जेबी कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए, दामोदर नदी को कौन नहीं जानता है? दामोदर हुगली की सहायक नदी है और दामोदर जो है एक ऐसी नदी है जो भ्रंश घाटी से बहती है, झारखंड में बहती है। दामोदर की एक सहायक नदी, उसका नाम है बराकर। तो ऑप्शन है यहां पर कि इसे बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी है यह भ्रंश घाटी से होकर बहता है। ऑप्शन सी है कि बोकारो, आसनसोल, दुर्गापुर इसी नदी के किनारे हैं। और ऑप्शन डी है एक से अधिक। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसका जो ऑप्शन, उसका जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन सही है, एक से अधिक। यानी कि ये सभी सही है। यानी कि बंगाल का शोक दामोदर को बोलते हैं, बिहार का शोक कोशी को बोलते हैं। ठीक, और ये जो भ्रंश घाटी से बहता है बिल्कुल, और ये जो है बोकारो, आसनसोल, दुर्गापुर, ये दामोदर नदी के आपको किनारे मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है कि इंडोस्कोपिक आधारित है। इंडोस्कोपिक जो एक जो प्रक्रिया है जो बॉडी के अंदर है ना, बॉडी के अंदर कोई इक्विपमेंट डाल करके अंदर के चीज़ों को देखा जाता है। तो ये किस पर आधारित होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, व्यतिकरण पर, प्रकीर्णन पर और ध्रुवीकरण पर। तो याद रखिए ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर डिपेंडेंट होता है। अगला एक कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा क्या हो जाती है? कोरियोलिस बल क्या है? देखिए, कोरियोलिस बल है पृथ्वी के घूमने के बाद, है ना, पृथ्वी के घूर्णन से जो बल बनता, जो बल क्रिएट होता है उसको कहते हैं कोरियोलिस बल। और कोरियोलिस बल जो है वो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज और जो है ये क्या कह सकते हैं कि दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज हवा की दिशा को मोड़ देता है। तो याद रखिए कि उत्तरी गोलार्ध में हवा की दिशा को कैसे करता है? दाईं ओर, बाईं ओर, नीचे की ओर, ऊपर की ओर। तो याद रखिए ये जो है आपके अपने दाईं ओर मोड़ लेता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, हवा की दिशा को कोरियोलिस बल मोड़ लेता है। अगला प्रश्न कहता है कि नुस्खाए दिलकुशा के लेखक कौन है? नुस्खाए दिलकुशा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन है ए भीमसेन जोशी, ऑप्शन बी है कादिर जिलानी, ऑप्शन सी है भीमसेन सक्सेना और ऑप्शन डी है निजामुद्दीन औलिया। तो नुस्खाए दिलकुशा के लेखक हैं भीमसेन सक्सेना। अगला प्रश्न है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मौलाना आजाद, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो भारत का भी जो बिस्मार्क है वो कहा जाता है सरदार पटेल को। याद रखिएगा कि बिस्मार्क कौन है? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर हुआ करता था और बिस्मार्क जो है जर्मनी का प्रधानमंत्री हुआ करता है, चांसलर हुआ करता था। और बिस्मार्क के फेलुअर के कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? देखिए कि शेरशाह का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए सासाराम में, बी पटना में, सी आगरा में, डी पूर्णिया में। तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। अच्छा, ये जो आप जानते हैं हुमायूं का मकबरा कहाँ है? देखिए हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित है? याद रखें कि विहार, मठ, चैत्य और स्तूप। देखिए बौद्ध धर्म से संबंधित है। देखिए इसका एफ एक आंसर होगा, एफ भी ऑप्शन होगा, इनमें से एक से अधिक या एक से अधिक, है ना। तो एक से अधिक, देखिए इसमें सारे जो है ना वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। तो याद रखिएगा। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था? महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन एक है फ्लेमिंग, ऑप्शन बी है जॉर्ज ऑकलैंड, ऑप्शन सी है लेमेंतर और ऑप्शन डी है गैलीलियो। तो महाविस्फोट सिद्धांत का यानी बिग बैंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था जॉर्ज लेमेंतर ने। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कॉफी का वैज्ञानिक नाम क्या है? कॉफी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन एक है होमो सेपियंस, ऑप्शन बी है राना तिगरीना, ऑप्शन सी है ओराइजा सटाइवा और ऑप्शन डी है कॉफिया अरेबिका। तो याद रखेंगे कि कॉफी का जो वैज्ञानिक नाम है वो कॉफिया अरेबिका है। होमो सेपियंस मानव का वैज्ञानिक नाम है, राना टिग्रीना मेढक का नाम है और ओराइजा सटाइवा चावल का वैज्ञानिक नाम है। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हीरा क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए। देखिए हीरा एक यौगिक है जो कार्बन का अप्रूफ है। अगला प्रश्न,
विश्व का सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादक देश कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा रबड़ का उत्पादन कौन करता है वर्तमान में? देखिए, ऑप्शन 1 में भारत, ऑप्शन बी में मलेशिया, ऑप्शन सी में थाईलैंड, ऑप्शन डी में इंडोनेशिया। तो रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है थाईलैंड, और सेकेंड नंबर पर आता है इंडोनेशिया, और चौथे नंबर पर आता है इंडोनेशिया आता है, और तीसरे नंबर पर आता है मलेशिया, चौथे नंबर पर आता है भारत, और पांचवें नंबर पर आता है चीन। यानी याद रखिएगा, 1 नंबर पर थाईलैंड, 2 नंबर पर इंडोनेशिया, तीसरे नंबर पर मलेशिया, चौथे नंबर पर भारत, और पांचवें नंबर पर चाइना है। अगला है कि गॉड पार्टिकल्स क्या है? गॉड पार्टिकल्स क्या है? ऑप्शन 1 में है न्यूट्रिनो है, हिग्स बोसोन है, प्लाज्मा है, और ओजोन है। तो ये जो गॉड पार्टिकल्स क्या है? ऑप्शन बी ऑप्शन सही है, हिग्स बोसोन।